रामपुर गांव में मोहन और उसका परिवार रहता था। मोहन के घर की परिस्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो खेत में जाकर मेहनत मजदूरी करता और उससे जितना भी पैसा आता उससे वो अपना गुजर बसर करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और मोहन हर रोज़ बहुत मेहनत करके अपना घर चलाता था। कुछ दिन बाद ठंड का मौसम शुरू हो गया। इस साल काफ़ी ठंड थी। मोहन अपने पत्नी से बोलता है, लगता है इस साल काफ़ी ठंड पड़ने वाली है और जो कंबल के लिए पैसे बचा के रखे थे उससे हम एक नया कंबल ले लेंगे ताकि हमारी पूरी ठंड आराम से गुजर जाए। मोहन की ये बात खत्म हुई ही थी कि गांव का सेठ उसके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और मोहन को जोर जोर से आवाज देने लगता है। मोहन, अरे ओ मोहन। मोहन ये आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। अरे मोहन, तुमने इस महीने का ब्याज का पैसा नहीं दिया है। तुमने अपना घर गिरवी रखकर कितने दिन हो गए, अभी तक तुम वो भी पैसा नहीं दे पाए। सेठ काफी निर्दयी और चालाक था। वो ब्याज का दुगना करता और ऐसे ही लोगों के पैसे खाता था। जी सेठ जी, बस कुछ दिनों की ही बात है। अभी खेत में जब फसल होगी तो कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा और पैसा जैसे ही आएगा तो मैं ब्याज का पैसा भी आपको दे दूंगा। अरे नहीं नहीं मोहन, मैं भला कब तक इंतजार करूं? तुम हर महीने ऐसा ही बहाना करते हो। मुझे इस बार पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मोहन घर में जाता है और अपने पत्नी से बोलता है, अरे मीना, सेठ तो मान ही नहीं रहा और जाने का भी नाम नहीं ले रहा। अब मैं क्या करूं? वो जो कंबल के लिए हमने पैसे रखे थे वो लाओ, मैं वो पैसे सेठ को दे देता हूँ। पागल तो नहीं हो गए आप? हम जब ये कंबल के पैसे सेठ को देंगे तो पूरा ठंड का मौसम हम कैसे क्या करेंगे? और इस साल तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। मीना, हम वो कंबल के पैसों का बाद में सोचेंगे। पहले ये पैसे मैं सेठ को दे आता हूँ, नहीं तो सेठ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। मीना वो पैसे मोहन को दे देती है और मोहन भी बाहर जाकर सेठ को वो पैसा दे देता है और सेठ वहां से चला जाता है। मोहन अब बहुत चिंता में बैठ जाता है कि अब इस ठंड में हम कैसे रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ इंतज़ाम हम कर ही लेंगे। जैसे ही इस साल फसल लग जाएगी कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा और उन पैसों से हम नया कंबल खरीद लेंगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सभी के खेतों में फसल लग जाती है। ऊपर से ठंड भी इतनी थी कि सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले ही दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं। शाम होते होते बारिश शुरू होने लगती है। मोहन अपने पत्नी से कहता है, अरे मीना, लगता है आज बारिश बड़ी जोरों से होगी। नहीं जी, ठंड के मौसम की पहली बारिश है, अभी थोड़ी देर में ही रुक जाएगी। लेकिन बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश और तेज होती जा रही थी। ऊपर से ये ठंड का कहर बढ़ता जा रहा था। गांव का तापमान ठंड की वजह से काफ़ी ठंडा हो चुका था और सारे गांव वाले परेशान होकर बैठे हुए थे। अभी ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मोहन का पूरा परिवार ठंड से ठिठुर रहा था। सब आग के पास बैठकर अपने शरीर को गर्म कर रहे थे। बारिश इतनी तेज हो रही है कि अभी तो खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई होगी। अब कहाँ काम मिलेगा, कैसे गुजारा होगा, इसी चिंता में पूरी रात गुजर जाती है। 3-4 दिन लगातार बारिश के बाद बारिश थोड़ा सा कम हो जाती है और मोहन खेतों में जाकर देखता है। सारे खेतों में पूरी फसल जो है खराब हो चुकी थी। मोहन अब सर जोड़ के बैठ जाता है कि अब हमारा क्या होगा, कैसे घर परिवार चलाऊंगा। मोहन जैसे ही घर पहुंचता है तो सेठ फिर से आकर मोहन के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। मोहन सेठ से बोलता है, सेठ जी, इस बार मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है और खेतों की सारी फसल खराब हो चुकी है। फसल खराब होने के कारण अब कहीं कोई काम भी नहीं दे रहा, तो पैसे कहाँ से आएंगे? मोहन, वो मुझे कुछ पता नहीं। तुमने पिछली बार भी ऐसा ही नाटक किया था। अब मुझे अपना पूरा पैसा दो, नहीं तो ये तुम्हारा घर मैं ले लूँगा। अरे नहीं सेठ जी, मुझ गरीब पर दया कीजिए। अगर आपने मेरा घर ले लिया तो मैं अपने परिवार को लेके कहाँ जाऊँगा? इस कड़ाके की ठंड में हम तो रास्ते पे ही आ जाएंगे।
मोहन काफी देर तक सेठ के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सेठ ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें घर से निकाल दिया। अब मोहन और उसका पूरा परिवार अपना घर छोड़कर रास्ते पे निकल पड़ते हैं और कहीं कोई सहारा मिल जाए इस उम्मीद में होते हैं। जी सुनते हो, मुझसे अब इस ठंड में और नहीं चला जा सकता और बच्चे भी काफ़ी थक चुके हैं। उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब होती जा रही है। कुछ कीजिए, नहीं तो ये ठंड हमारी जान ले लेगी। चलते चलते अब उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। मोहन उस झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज देने लगता है, कोई है, लेकिन उस झोपड़ी से बाहर भी कोई नहीं आता। चलो मीना, अंदर जाकर देखते हैं, क्या पता उन्हें हम पर दया ही आ जाए और हमें सहारा दे दे। मोहन और उसका परिवार उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता। सुनो मीना, लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं है। बच्चों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। तुम ऐसा करो, ये कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है, उनसे तुम आग जला लो ताकि शरीर को थोड़ी गर्माहट मिले। मीना आग जला देती है और सब उस आग के पास बैठ जाते हैं। सुनिए जी, अभी ये लकड़ियाँ भी ख़त्म होने वाली है और आग भी बुझ जाएगी। आसपास के जंगल से कुछ लकड़ियों का इंतज़ाम कर दीजिए। हाँ, मैं अभी जाकर कुछ लकड़ियाँ जमा करके लाता हूँ। ये कहकर मोहन लकड़ियां लेने के लिए निकल पड़ता है। उसे चलते चलते कुछ ही देर हुई होती है, उसे रास्ते में बेहोश पड़ी एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो उसके पास जाकर आवाज देता है, लेकिन वो औरत बेहोशी के हालत में होती है। मोहन उसे हाथ लगाकर देखता है तो उसका पूरा शरीर ठंड के कारण सिकुड़ गया होता है। मोहन उसे झोपड़ी में लाके आग के पास चारपाई पे लेटा देता है। शरीर को गर्मी मिलने के कारण वो बूढ़ी औरत होश में आ जाती है। अरे बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? और ये मेरी झोपड़ी है, यहाँ तो तुम्हारा पूरा परिवार मौजूद है। क्या हुआ? मोहन उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है कि कैसे सेठ ने उससे उसका घर छीन लिया और वो रास्ते पे आ गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं अकेली यहाँ रहती हूँ। मेरा और कोई भी नहीं है। मैं सब्जियाँ बेचकर अपना गुजारा कर लेती हूँ। आज काफ़ी ठंड थी और मैं सब्जियाँ बेचने के लिए जाने ही वाली थी, लेकिन इस कड़ाके की ठंड की वजह से रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर गई। अगर तुम ना होते तो आज मैं मर ही जाती। तुम जितने दिन चाहो यहाँ पे रह सकते हो। अगले ही दिन बूढ़ी बोलती है, चलो बेटा, मैं गांव जाकर सब्जियां बेच कर आती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों जाओगी? मुझे बता दीजिए, मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन सब्जियां बेचने चला जाता है। सब्जियां बेचकर थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो वो उस पैसे से राशन खरीद लेता है और घर आ जाता है। ऐसे ही मोहन अब हर रोज सब्जियां बेचने जाया करता था और उस सब्जियों के जो भी पैसे आते उससे उनका गुजर बसर हो रहा था। एक शाम जब मोहन घर पहुंचता है तो वो बोलता है, माँ जी, सब्जियाँ बेचकर पैसा तो आता है, लेकिन उससे सिर्फ आज का ही गुजारा हो पाता है। मुझे और भी कुछ काम ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं घर उस सेठ से वापस ले सकूं। बेटा, तुम एक काम करो, पास के जंगल में ही बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। उनकी लकड़ियाँ जलने में काफ़ी गर्माहट देती है, तो तुम उस जंगल में जाकर वहाँ से लकड़ियाँ लाओ और गांव में बेच दो। मोहन बूढ़ी की बात मानकर अगले ही दिन जंगल में जाता है और जंगल के बीचों बीच काफी बड़े बड़े और मोटे पेड़ होते हैं। वहां से वो लकड़ियां जमा कर ले आता है और गांव में बेच देता है। पहले ही दिन मोहन की सारी लकड़ियां बिक जाती है। अगले दिन जब मोहन लकड़ियां बेचने के लिए गांव में आता है तो गांव में पहले से ही लोग लकड़ियां लेने के लिए मोहन के इंतजार में होते हैं। अरे भाई, कल आपने जो लकड़ियाँ दी थी उससे हमने जलाया तो घर में काफ़ी गर्माहट हो गई और ठंड का भी पता नहीं चला। अरे हाँ भाई, आपकी लकड़ियाँ काफ़ी गर्माहट देती है, जिसकी वजह से ठंड से राहत मिली है।
और देखते ही देखते मोहन की सारी लकड़ियां बिक जाती है। ऐसे ही मोहन अब रोज लकड़ियां बेचता। मोहन के पास अब सेठ के ब्याज का पैसा देने के लिए पैसे आ चुके थे। मोहन और उसका परिवार अपने गांव लौट आता है और सेठ को पैसा देकर मोहन अपना घर उस सेठ से वापस ले लेता है। वो बूढ़ी औरत भी अब मोहन और उसके परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।